हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस बाय गौरव सर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ये वो प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी चीज जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते या जिनके करने की वजह से हम जिंदा रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो बच्चों, आइए बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। लेकिन जब हम बात जिंदा रहने की कर ही रहे हैं तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जिंदा रहना कहते किसे हैं, यानी कि हाउ कैन यू से दैट यू आर अलाइव और नॉट। यानी कि कोई आपसे पूछ ले कि अगर आप जिंदा हो भी या नहीं, आप लिविंग बीइंग हो भी या नहीं, तो आप कैसे बताओगे कि आप लिविंग बीइंग हो? तो बच्चों, लिविंग बीइंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आइए बात करते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हाउ कैन यू से दैट समवन इज बीइंग अलाइव और नॉट? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों लिविंग बीइंग की आती है मूवमेंट, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो मूव कर सकती है। मूव करने का मतलब ये नहीं कि आपकी कार, आपकी बाइक भी मूव कर रही है और उसको आप मूव करवा रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज जो अपने आप मूव कर सकती है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई मछली हो, कोई भी एनिमल हो, तो अगर वो, या प्लांट भी, अगर प्लांट की बात करें तो वो भी मूव करते हैं। जी हाँ, वो भी मूव करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो मूव करती है वो लिविंग बीइंग हो सकती है। याद रखिएगा, वो लिविंग बीइंग नहीं है पर लिविंग बीइंग हो सकती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग की। प्लांट के बारे में बात करें, प्लांट कैसे मूव करते हैं, तो बच्चों प्लांट भी मूव करेंगे, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको बताऊंगा अभी फिलहाल क्या, अगली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी है क्या, ग्रोथ। कि कोई चीज ग्रोथ भी कर रही हो तो उसको लिविंग बीइंग कह सकते हैं। यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज दिख रही हो, पहली प्रॉपर्टी मूवमेंट, दूसरी प्रॉपर्टी ग्रोथ। अगर दोनों प्रॉपर्टी दिख रही हैं तो वो लिविंग बीइंग कहलाता है। यहाँ ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आप हाइट में या विड्थ में बढ़ते जा रहे हैं और जब आप हाइट या विड्थ में बढ़ना बंद कर देंगे तो आप नॉन लिविंग या डेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ग्रोथ का मतलब यहाँ पर सेल्स का बार बार नया सेल्स का बनना भी होता है। तो भले ही जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करी जाए, एक टाइम के बाद, एक उम्र के बाद हमारी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है ना। हम कहते हैं कि हमारी हाइट तो बढ़ ही नहीं रही है, हमारी विड्थ तो बढ़ी नहीं रही है। हालांकि विड्थ बढ़ती जाती है, चौड़े होते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं, बट लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें कि ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, तो ग्रोथ तो हो रही है, नए सेल्स बन रहे हैं। जिस दिन नए सेल बनने बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे हम मरने की तरफ, यानी कि डेड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसको हम सेंसेंस या एजिंग या डेथ भी कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी अगर बात करी जाए बच्चों, तो लिविंग बीइंग की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मूवमेंट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तीनों चीजें दिखा रहा है, मूवमेंट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तीनों चीजें दिखा रहा है, तब उसे लिविंग बीइंग कहेंगे। कोई एक भी प्रॉपर्टी मिसिंग होगी या कोई एक ही प्रॉपर्टी होगी तो लिविंग बीइंग नहीं कहलाएगा। लिविंग बीइंग कहलाने के लिए आपको तीनों प्रॉपर्टीज की जरूरत है, मूवमेंट की जरूरत है, ग्रोथ की जरूरत है और रिप्रोडक्शन की जरूरत है। So anything which have movement, anything which have growth and anything which have reproduction or which can show the reproduction are called living beings। तो ये आपको समझ में आया होगा लिविंग बीइंग की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हमारे को इस चैप्टर के अंदर बच्चों ग्रोथ के बारे में बात करनी है कि वो ग्रोथ कैसे करेंगे या मूवमेंट कैसे करेंगे। मेनली इन दोनों बातों के बारे में ज्यादा बात करनी है क्योंकि हमें लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों? लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वो प्रोसेस होते हैं जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, या वो प्रोसेस जो आपकी लाइफ को मेंटेन करने में मदद करते हैं। प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों? ऐसे प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। जैसे कि आप खाना खाए बिना जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो ये भी क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस। दूसरा, अगर हम बात करें सांस लेने की, यानी कि रेस्पिरेशन की, आप सांस लिए बिना भी जिंदा नहीं रह सकते, तो सांस लेना भी अपने आप में क्या कहलाएगा? लाइफ प्रोसेस कहलाएगा। तीसरी अगर हम बात करें तो सर्कुलेशन, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हमारी बॉडी में WBCs, RBCs और लिम्फ, बहुत सारी चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। उस ट्रांसपोर्टेशन के बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते, ये भी क्या कहलाता है? ये भी कहलाता है लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट। और चौथा पार्ट जो हमें पढ़ना है बच्चों अपने चैप्टर के अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर, दैट इज एक्सक्रीशन, यानी कि इसके बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते। व्हाट इज एक्सक्रीशन? वेस्ट का रिमूव करना, बाहर निकालना। तो अगर हमारी बॉडी में वेस्ट बढ़ जाएंगे, हम उसको रिमूव नहीं करेंगे, तो भी क्या होगा? तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। हम सांस नहीं लेंगे तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी बॉडी में सर्कुलेशन रुक जाएगा, हार्ट बीट रुक जाएगी, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर हमारी बॉडी में हम बात करें क्या, डाइजेशन यानी कि न्यूट्रिशन वगैरह नहीं होगा, तो भी हमें लाइफ को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तो ये चारों प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं, इनके बिना हमारी लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। अब बच्चों, हमें एक एक करके इन सभी प्रोसेस के बारे में बात करनी है, तो आइए बात करते हैं एक एक करके। पहले सबसे न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन?
आप लोगों ने हमेशा सुना होगा हेल्दी फूड, हेल्दी ईटिंग हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो न्यूट्रिशन क्या है? द न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट और द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इनटू द बॉडी सो दैट वी कैन ग्रो आवरसेल्फ। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम वी आर ऑब्टेनिंग फूड और न्यूट्रिएंट बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग and uses it as a source of energy or as for biosynthesis of the body constituent। बायोसिंथेसिस यानी कि आपकी मसल्स, लीवर, किडनी के सेल्स, हार्ट, ब्लड सबको ग्रो करना है, सबके सेल्स को डिवाइड करना है। हालांकि ब्लड के सेल डिवाइड नहीं करते, नए बनते हैं, पर बनना तो है ना, नंबर तो इंक्रीज करना ही है ना, हर बार नए सेल तो बनाना ही है। तो ग्रोथ करना और नए सेल्स को बनाना, नए सेल्स को बनाना या बॉडी के किसी भी ऑर्गन को ऑर्गन के पार्ट्स को बनाना कहलाता है बायोसिंथेसिस। तो आपकी स्किन के पार्ट ग्रो कर रहे हैं, आपके मसल्स ग्रो कर रही हैं, आपके हार्ट में नए सेल्स बन रहे हैं, आपके ब्लड सेल्स नए बन रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, जो भी चीजें वो सब क्या कहलाती हैं? बायोसिंथेसिस कहलाती हैं। तो हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच वी टेक द फूड फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट, आउटसाइड एनवायरनमेंट से फूड ले रहे हैं, ऑब्टेनिंग इट फॉर द एनर्जी एज वेल एज फॉर बायोसिंथेसिस। तो ये कहलाता है क्या? न्यूट्रिशन कहलाता है। अब जो चीज हम ले रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया? हम न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं हमने क्या नाम दिया? हमने बोला उसको फूड। या तो हम बोलेंगे फूड या हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। हालांकि फूड दोनों तरह का हो सकता है, न्यूट्रिटिव फूड भी हो सकता है और नॉन न्यूट्रिटिव। व्हाट इज नॉन न्यूट्रिटिव फूड? ऐसा कौन सा फूड है जो अच्छा नहीं है? जंक फूड है ना, बर्गर, पिज्जा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ बर्गर पिज्जा खराब होते हैं खाने में, बट आप उसे डेली नहीं खा सकते, वो हमारा स्टेपल फूड नहीं है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएगा इतनी ज्यादा जितनी ज्यादा हमें हेल्दी फूड यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ये सब हमें हेल्दी फूड माने जाते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों? हम बात कर रहे हैं फूड के फंक्शंस के बारे में। हालांकि अगर फूड के कंस्टिट्यूएंट्स की बात की जाए कि एक अच्छे पौष्टिक आहार में, एक न्यूट्री फूड में क्या होना चाहिए, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स काफी सारी मात्रा में होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट होना चाहिए, ऑफ कोर्स वाटर तो होना ही चाहिए, और साथ साथ कुछ मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा, ये सब भी हेल्दी फूड की निशानी मानी जाती है। अब ये जो हेल्दी फूड हमें मिलेंगे बच्चों, ये हेल्दी फूड हमारे किस काम आएंगे या ये फूड हमारी किस चीज में मदद कर रहा है? तो सबसे पहला काम है फूड का क्या? इट प्रोवाइड अस एनर्जी। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एनर्जी प्रोवाइड कराता है किस चीज के लिए? बाकी सारे काम करने के लिए। आपने कहावत सुनी होगी, क्या आपने कहावत सुनी थी? भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। यानी कि आप खाली पेट कोई काम नहीं कर पाएंगे। अब भगवान का नाम भी अगर आपको लेना है तो आपको क्या चाहिए? आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। तो इट प्रोवाइड अस एनर्जी। नंबर टू, अगर नंबर टू की बात करी जाए तो इट प्रोवाइड अस और इट हेल्प्स इन ग्रोथ। आपकी बॉडी बढ़ेगी, है ना, हम कहते हैं ना कि बढ़ता हुआ बच्चा जो है वो अच्छा होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी ग्रोथ कब होगी? जब आप न्यूट्रिटिव फूड लेंगे, तो आप उसके फूड में कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, तो आपकी ग्रोथ भी जल्दी होगी। तो दूसरा फंक्शन हमारे फूड का क्या हो गया? दैट इट प्रोवाइड एनर्जी, एंड द सेकंड फंक्शन इज इट हेल्प्स इन ग्रोथ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एक और इनमें से आता है, और वो क्या आता है? इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी। यस, ये हमारी बॉडी को रिपेयर भी करता है इंजुरीज से, डैमेजेस से। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा तो कभी नहीं होता कि चोट लगी और डॉक्टर ने कहा यहाँ बर्गर लगा लो, है ना, बैंडेड ही लगती है सर, बर्गर तो लगता नहीं। या मान लो बुखार हो रहा है तो पिज्जा खा लो, ऐसा तो डॉक्टर बोलता नहीं कि बुखार में पिज्जा खा लो। तो फिर रिपेयरमेंट कैसे हो रही है? लेकिन हेल्दी फूड तो खा सकते हैं ना। मान लीजिए भगवान ना करे किसी को इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो हम क्या करते हैं? तो हम बोलते हैं कि भाई हल्दी वाला दूध पी लो, वो एक तरह का रिपेयरमेंट ही तो हो गया। हम काढ़ा पीते हैं, काढ़ा पीने के लिए क्या होता है? वो एक अलग तरह का ब्रॉथ होता है जिससे हम वायरसेस वगैरह से लड़ सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो ये रिपेयरिंग में और इम्यूनिटी स्ट्रांग करने में भी फूड हमारी क्या करता है? बहुत ज्यादा मदद करता है। तो बच्चों तीन फंक्शन हुए, कौन कौन से तीन फंक्शन? इट प्रोवाइड एनर्जी, इट हेल्प्स इन ग्रोथ, एंड इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं बच्चों आगे किसके बारे में, कि फूड लेने के तरीके क्या क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि फूड लेने के दो तरीके मेनली होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हम एक बार फिर डिस्कस करेंगे इसको, क्या होते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो हम सब जानते हैं इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाता है। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? हम लोग ये तो रट लेते हैं कि कोई आदमी सॉरी कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, पर क्या वो कोई इंसान हो सकता है जो अपना खाना खुद बना रहा है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे घर में मेरी मदर मेरे लिए खाना बना रही है, तो वो क्या ऑटोट्रॉफ होंगी? वो अपने लिए भी बना रही है और मेरे लिए भी बना रही है, तो क्या वो ऑटोट्रॉफ होंगी? नहीं, वो ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे। ह्यूमन बींग्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ। तो फिर अपना खाना खुद बना रहा है, इसे मतलब क्या है?
बच्चों इससे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है कि वो अपना खाना खुद किस चीज से बना रहा है, और ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बनाते हैं। दोज मटेरियल्स विच आर नोन एज इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। तो जो अपना खाना खुद बना रहे हैं लेकिन इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बना रहे हैं, वो कहलाते हैं बच्चों क्या, autotrophs. So autotrophs are those which prepare their own food by the help of inorganic raw material. बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। तो इनऑर्गेनिक शब्द के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बच्चों हम ये भी जानते हैं कि वो कौन होते हैं, वो ज्यादातर प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स आर दोज विच हेल्प इन प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। अब अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में, तो हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं बच्चों? हेटेरोट्रॉफ्स आर दोज विच प्रिपेयर देयर ओन, नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट विच डिपेंड्स ऑन अदर। अदर में कौन आएंगे? ऑटोट्रॉफ आएंगे या दूसरे हेटेरोट्रॉफ आएंगे। जी हाँ, या तो हम क्या करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये जो चूहा है या गिलहरी है, ये क्या खा रही है? प्लांट खा रही है ना। ऐसे ही एलिफेंट है, ये भी क्या है? ग्रास वगैरह खा रहे हैं। लेकिन टाइगर या लायन क्या करते हैं? टाइगर या लायन जो होते हैं वो फ्लैश ईटिंग होते हैं। तो अगर हम गिलहरी की बात करें, स्क्विरल की बात करें या एलिफेंट की बात करें, दे डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ, बट टाइगर डिपेंड्स ऑन अदर हेटेरोट्रॉफ। तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या है? दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स or other heterotrophs. That is known as heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition में जो फूड होगा वो जनरली ऑर्गेनिक फूड होगा। यहाँ पर क्या था? इनऑर्गेनिक था, और यहाँ क्या है? ऑर्गेनिक। हम कहते हैं ना, आजकल आपने सुना होगा लोगों को बहुत कहते हुए कि ऑर्गेनिक सब्जियां खाया करो। भैया सब्जी तो पहले से ही ऑर्गेनिक थी, उसको ऑर्गेनिक बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको उसको उगाने का तरीका ऑर्गेनिक, यानी कि उसमें केमिकल्स कम डालिए, अच्छे फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालिए, जो नेचुरल चीजें वो डालिए, तो ऑर्गेनिक कहलाता है। तो फूड इज ऑलवेज ऑर्गेनिक फॉर हेटेरोट्रॉफ्स, इट वाज नेवर इनऑर्गेनिक। वो कभी इनऑर्गेनिक था ही नहीं, वो शुरू से ऑर्गेनिक था, बस उसको बनाने का तरीका हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया था। तो ऑर्गेनिक फूड क्या है? सारे फूड ऑर्गेनिक है, ठीक है। लेकिन प्लांट का फूड क्या है? इनऑर्गेनिक है। प्लांट क्या ले रहा है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल ले रहा है। तो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच में फर्क समझ में आना चाहिए। प्लांट आर यूजिंग और ऑटोट्रॉफ्स आर यूजिंग इनऑर्गेनिक, व्हाइल हेटेरोट्रॉफ्स आर यूजिंग ऑर्गेनिक फूड। ओके, अब ऑटोट्रॉफ के बाद हेटेरोट्रॉफ, जब हम बात कर रहे हैं कि हेटेरोट्रॉफ्स आर यूजिंग ऑर्गेनिक फूड और दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ और अदर हेटेरोट्रॉफ, इनको फूड लेने के तरीके कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, वो सोर्स क्या है, उस पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं हेटेरोट्रॉफ को अलग अलग तरीके से। जैसे कि पहला तरीका है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स फीडिंग ऑफ सॉलिड फूड। जैसे हम क्या करते हैं? हम सॉलिड फूड खाते हैं। सर हम तो ड्रिंक भी करते हैं, जैसे कि चाय लेना, कॉफी लेना, मिल्क लेना, लेकिन हम जनरली क्या कर रहे हैं? हम सॉलिड फूड खाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं ना कि आप केवल लिक्विड के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे सारी लाइफ में। होते हैं कुछ लोग, बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, खाना पीते नहीं है। आपने कभी किसी को सुना नहीं होगा कि आओ खाना पी लेते हैं, ऐसा भी होता है कि आज खाना पीने पे आना, खाना खाने के लिए आना, है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना, गेस्ट को बुलाते हैं, सर कभी खाना खाने आइए, कभी खाना पीने मत आइए, खाने आइए। तो ईटिंग कर रहे हैं। So when we eat something, then that mode is known as holozoic mode of nutrition. In this mode of nutrition, in it an organism take a complex organic material. जैसे मैंने बताया कि heterotrophs क्या है? heterotrophs organic material को ले रहे हैं। तो in it they take the complex organic food material by the process of ingestion. Now what is ingestion? हालांकि डिटेल में हम आगे बात करेंगे। फूड को बॉडी के अंदर लेना कहलाता है ingestion। तो हम हाथों से मुंह में डालते हैं ना खाना, है ना, कई बार मुंह से भी सीधा खा सकते हैं। कौन खाते हैं? जानवर खाते हैं, पर कुल मिला के माउथ के अंदर फूड जा रहा है, तो वो क्या है? इंजेशन। द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब इन द बॉडी एंड इट इज यूज। तो ये कहलाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर बच्चों दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं पैरासाइट की, तो पैरासाइट्स आर दोज विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इसमें खास बात है, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उसको हार्म होता है, उसको नुकसान होता है। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं और उनको हार्म भी कर रहे हैं, उन्हें नुकसान भी बचा रहे हैं। बताओ, है ना, तभी इन्हें पैरासाइट कहा जाता है। तो अब जैसे आप अपने माँ बाप पे डिपेंड है, बिल्कुल है, लेकिन आप पैरासाइट नहीं है, क्योंकि आप उन्हें हार्म नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें हार्म कब करेंगे? आप पैरासाइट कब बन जाएंगे? भगवान ना करे आप पैरासाइट बने, लेकिन आप पैरासाइट कब बन जाएंगे? जब आप उनकी बात नहीं मानेंगे, उनके दिए हुए संस्कारों को यूज नहीं करेंगे, या उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, और आप उनकी खुशियों का ख्याल नहीं रखेंगे। वो आपकी खुशियों का ख्याल रखते हैं ना, तो हमें भी उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। वो वाला कंडीशन कहलाता है म्यूचुअलिज्म। तो आप और आपके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? म्यूचुअलिज्म।
वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ करिए। वो आपको सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इतना सारा कुछ आपके लिए कर रहे हैं, आप उनके लिए भी कुछ करें। और क्या करना है हमें, हमें उनके लिए कुछ ऐसा नहीं करना है कि हम उन्हें खाना ला के देंगे, बस हमें उनके लिए क्या करना है, अच्छे से मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, अपने आप को अच्छा बनाना है, जिससे उन्हें और खुशी मिले, है ना। तो वो सब कुछ हमारे लिए तो कर रहे हैं। तो हम क्या है, म्यूचुअल रिलेशन है हमारा और हमारे पेरेंट्स का। लेकिन अगर हम क्या करें, हम उनका नुकसान करने लगे, नुकसान कैसे, हम उनको बदनाम करें, उनका नेम खराब करें, उनके साथ अच्छे से बात ना करें, उनको बदतमीजी करें उनके साथ, तो हम क्या बन जाएंगे, हम पैरासाइट बन जाएंगे। तो पैरासाइट कौन होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड भी कर रहा है और उसको हार्म भी कर रहा है। इन अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड। अच्छा, एक बात और, क्या पैरासाइट सिर्फ फूड लेता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पैरासाइट बच्चों 3 चीजों के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। नंबर 1 फूड, नंबर 2 शेल्टर एंड नंबर 3 सपोर्ट। फूड, शेल्टर एंड सपोर्ट, ये 3 चीजें उन्हें चाहिए होती हैं, या तो तीनों चाहिए होती हैं या कोई एक चाहिए होती है। अब क्योंकि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, या तो हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ फूड से मतलब है, तो हम क्या बोलेंगे, इन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म टेक फूड बाय हार्मिंग अदर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साल्मोनेला, कोई भी एग्जाम्पल पैथोजन हो सकता है। लाइक इवन आपके जो सर पे जुएं आ जाते हैं, लाइसिस हो जाती हैं, वो भी क्या है, पैरासाइट है। पेट में कीड़े हो जाना, वो भी क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, हमारी बॉडी से ब्लड ले रहे हैं, हमारी बॉडी से फूड ले रहे हैं और हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे लिए पैरासाइट है। चुपचाप रहते या हमें फायदा देते तो पैरासाइट नहीं होते, पर वो हमें हार्म कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है, पैरासाइट है। फिर तीसरा आता है बच्चों कौन सा, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द डेड एंड डिके मैटर। सड़ा और गला या मरा हुआ चीजें खाने वाले मृत भक्षियों को बोलते हैं क्या, सैप्रोफिटिक। जैसे कि फंगस, आपने सुना होगा कि जैसे कोई लकड़ी गल रही है तो उसमें फंगस उगाती है ना, बरसातों में आ जाती है ना, जब पानी ज्यादा पड़ जाता है, जब वो गल जाती है, तो गलना मतलब क्या है, डिके होना। तो डेड एंड डिके के ऊपर जो फीड कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड फंगस और फंजाई आर द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बच्चों आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिटेल में क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमने समझ लिया न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, लेकिन प्लांट्स में न्यूट्रिशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, इसको आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक, यानी कि हमें पता है वो ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद बना रहे हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो एक ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ प्लांट्स क्योंकि अपना खाना खुद बना रहे हैं, और सिर्फ अपना खाना नहीं बना रहे, वो हमारा खाना भी बना रहे हैं। जी हाँ, इनडायरेक्टली हमें खाना कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से तो मिल रहा है। हम दाल चावल रोटी वगैरह जो भी चीजें खा रहे हैं, हम सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो सब चीजें हमें कहाँ से मिल रही है, वो हमें अल्टीमेटली प्लांट से तो मिल रही है। तो इसका मतलब प्लांट्स क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स। सो प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किसका, प्लांट्स का, एंड दे आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। इनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। अब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, और किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। ये प्रोसेस है क्या, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट synthesis organic food from carbon dioxide and water using solar energy and chlorophyll pigment। यानी कि ऐसे कोई भी लिविंग बीइंग जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में बना रहे हैं, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन दिखाई देते हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में, उसकी प्रेजेंस में बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके बना रहे हैं। जैसे हमने मान लो आज हमें राजमा चावल खाने हैं, तो हमने क्या लिया, राजमा और चावल लिया ना, वो हमारा फूड हो गया, उसको हमने कुक करा, प्रोसेस करा और फिर खाया। ऐसी प्लांट्स के राजमा चावल क्या है, प्लांट्स के राजमा चावल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में क्या खाना बन रहा है, उनसे क्या बन रहा है बच्चों, इस प्रोसेस में उनसे बनता है ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं रहता, वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो द शुगर प्रोड्यूस इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, स्टार्च की फॉर्म में खाना बना रहे हैं या ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बना रहे हैं। एक बात और, प्लांट्स खाना बनाने के लिए एनर्जी कहां से ले रहे हैं, ऑफ कोर्स सनलाइट से ले रहे हैं ना, दे आर यूजिंग द सोलर एनर्जी। हमने बोला ना, सोलर एनर्जी और सनलाइट, और उससे क्या बना रहे हैं, एक केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभार, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस केमिकली और थर्मोडायनेमिकली और फिजिकली इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट सनलाइट की एनर्जी को उसने किस में कन्वर्ट करा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा प्लांट्स ने। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जो भी आप देखेंगे, चाहे वो छोटे प्लांट्स हों, ट्रीज हों, हर्ब्स, शर्ब्स,
कुछ भी हो वो सब क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। फोटोसिंथेसिस को आगे समझते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास सनलाइट आई, सनलाइट ने क्या करा, सनलाइट और क्लोरोफिल ने मिलकर क्या करा, वाटर को यूज करा और किसको यूज करा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करा और इन दोनों को यूज करके उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया और साथ में क्या लिबरेट कर दी, ऑक्सीजन लिबरेट कर दी। तो अगर हम केमिकली देखें तो हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2, where CO2 is carbon dioxide, H2O is water, C6H12O6 is glucose or it can be simply sugar, it can be called as sugar, एंड ऑक्सीजन तो आपको मालूम है कि प्लांट जब खाना बनाते हैं CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैंने जानबूझ के यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं करी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद बैलेंस करें और जब हमारे नोट्स आपको मिलेंगे और जो असाइनमेंट्स मिलेंगे तो उसमें आपको बैलेंस करने का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से हमारी केमिस्ट्री भी रिवाइज होती रहेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ कि ये वाली बात की केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास है CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2, ये रिएक्शन को आपको खुद बैलेंस करना है। बट दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमें इसे डिटेल में भी पढ़ना है बच्चों। आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो हमने क्या कहा कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमारे को रिक्वायरमेंट्स है, 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं बच्चों। पहली रिक्वायरमेंट है सनलाइट। सनलाइट कहां से मिलेगी, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। ऑफ कोर्स सनलाइट सन से ही मिलेगी ना, सूरज से ही मिलेगी, है ना। लेकिन एक बात और, क्या प्लांट सिर्फ सनलाइट में ग्रो कर सकते हैं, यानी कि अगर जैसे मैं इस समय गार्डन में खड़ा हूं तो प्लांट यहाँ पर तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके घर में कोई प्लांट, आपने अपने कमरे में कोई प्लांट लगाया है तो क्या वो ग्रो करेगा अगर वहां सनलाइट नहीं आ रही, तो वो भी ग्रो कर जाएगा। पहली बात तो सनलाइट घर के कोने कोने में फैल जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में कमरा ऐसा है जिसमें अंधेरा रहता है, बिना ट्यूबलाइट जलाए या बिना बल्ब जलाए या इलेक्ट्रिक बल्ब जलाए घर में रोशनी नहीं होती, तो फिर वहां वो ग्रो नहीं करेगा। और वहां उसे ग्रो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स आपको सनलाइट की जगह ट्यूबलाइट की यूज करनी पड़ेगी। तो क्या ट्यूबलाइट की रोशनी से भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, कुछ प्लांट कर सकते हैं अगर हम उतनी इंटेंसिटी की लाइट दे रहे हैं तो। प्लांट को लाइट से मतलब है, सन से मिल जाए बहुत अच्छी बात है, फ्री की है, नहीं तो भैया आपको बल्ब जलाना पड़ेगा ऑफकोर्स, है ना। तो सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हम ये भी बोलेंगे। दूसरी चीज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट के पास खुद अपने पास होता है, वो अपने प्लांट्स के अंदर सेल्स के अंदर होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाई प्लांट अपीयर ग्रीन, प्लांट हरे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। डिटेल में इसके बारे में हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी चीज का कलर क्यों ऐसा होता है, तो हम वहां पर बात करेंगे। फिलहाल हम केवल इतना कह सकते हैं कि प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट होते हैं उन सभी ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। इस पिगमेंट का काम क्या है, लाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को ट्रैप करना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों वाटर। अब वाटर कहां से मिलता है, ऑफकोर्स वाटर सॉइल से मिल रहा है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, किसमें हो रहा है, प्लांट के अंदर हो रहा है। कहां से हो रहा है, रूट हेयर से हो रहा है। हमने जब टिश्यू पढ़ा था तो हमने यहाँ बात करी थी कि water is enter into the plants by the help of diffusion। प्रोसेस का नाम क्या था, डिफ्यूजन थ्रू रूट हेयर्स। और फिर ऊपर कैसे जाता है, जाइलम। जाइलम वाज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, आपको याद होगा जाइलम वेसल्स और जाइलम वेस्कुलर बंडल्स जो होते थे उसके अंदर प्रेजेंट होते थे ना, वो क्या करते थे, वाटर को और मिनरल्स को कंडक्ट करने में मदद करते थे। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वो क्या नाम है जब हम बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम लोअर पार्ट और सॉइल टू द प्लांट हायर पार्ट, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, रिवाइज करेगा, याद आ जाएगा। इसको मैं आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ, इसको हम बोलते थे एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलते थे, एसेंट ऑफ सैप। जी हाँ बिल्कुल भूलिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है। तो वाटर एंड मिनरल्स आर मूव बाय द हेल्प ऑफ एसेंट ऑफ सैप इनटू द प्लांट एंड दैट इज थ्रू जाइलम। और कहां से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में और आना चाहिए कि सर जब बरसात होती है तो क्या बरसात से आपको प्लांट को पानी नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हकीकत में यकीन मानिएगा प्लांट का जो पानी लेने का तरीका है वो रूट से सबसे बेस्ट होता है। आप ऊपर से पानी डालेंगे वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसको पहले मिट्टी में जाना ही पड़ेगा और फिर मिट्टी के थ्रू उसको, सॉइल के थ्रू उसको डिफ्यूज करके अंदर ले जाया जाएगा। क्योंकि हमारे साथ भी तो ऐसा ही है ना, आपको पानी पीना है तो आप अपना हाथ बाल्टी में डाल दोगे तो क्या आपके हाथ में से पानी अंदर आ जाएगा बॉडी में, आपकी प्यास बुझ जाएगी, नहीं, है ना। एक तरीका होता है ना, ऐसी प्लांट के साथ भी एक तरीका कि भाई मैं जो पानी है या जो मिनरल्स हैं वो कहां से लूंगा, प्लांट कहता है कि मैं जमीन से ही लूंगा। फिर चौथी चीज आती है बच्चों क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस है, कहां से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से मिलती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, वो भी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर CO2 एंटर इनटू द सेल्स ऑफ द लीव्स। और कहां एंटर होती है, हर लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों,
जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट, ठीक है, विच इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स। जो किससे गार्डेड होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा इसी टॉपिक में। जब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो बच्चों हम बात कर रहे होते हैं 4 चीजों की। दीज 4 आर द रिक्वायरमेंट। लेकिन कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों रॉ मटेरियल में आप याद रखिएगा, आपको सिर्फ वाटर और CO2 लिखना है। रॉ मटेरियल में वाटर और CO2 लिखना है। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको राजमा चावल बनाने हैं। राजमा चावल बनाने के लिए आप क्या खाओगे? राजमा चावल बनाकर राजमा चावल खाओगे ना, गैस तो नहीं खाने वाले ना, LPG तो नहीं खाओगे ना। पर LPG की रिक्वायरमेंट है या ओवन की रिक्वायरमेंट है, जहां भी आप बनाना चाह रहे हो। मेनली LPG यूज करते हैं हम इंडिया में, है ना। तो LPG क्या है? LPG एक रिक्वायरमेंट है, पर रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल तो राजमा और चावल जो कच्चे हैं वो ही है ना। ऐसे ही सनलाइट रिक्वायरमेंट है, लेकिन सनलाइट रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल क्या है? H2O एंड CO2। ऐसी क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट है, पर क्लोरोफिल रॉ मटेरियल नहीं है। आपके घर में जो स्टोव है, जो प्रेशर कुकर है, वो एक तरीके से प्रेशर कुकर की तरह काम कर रहा है ना, कि यहां पर आओ, एनर्जी को ट्रैप करा और खाना बनाया। तो क्लोरोफिल नहीं खाना है हमें, या प्लांट को क्लोरोफिल नहीं खाना है। क्लोरोफिल तो वो जगह है, वो चीज है जिसकी मदद से खाना बन रहा है। लेकिन खाना बन किससे रहा है? H2O से और CO2 से। किसका खाना? प्लांट का खाना। तो प्लांट का रॉ मटेरियल क्या है? H2O और CO2। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है सनलाइट, क्लोरोफिल, H2O एंड CO2, चारों के चारों रिक्वायरमेंट है। सो दे आर द 2 डिफरेंट वर्ड, रिक्वायरमेंट एंड रॉ मटेरियल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से समझाया है भाई। तो आपको याद रखना है क्या? कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल। अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? क्लोरोफिल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार चीज है क्लोरोफिल। आप अगर ध्यान से देखें यहां पर, तो मैंने यहां पर सबसे पहला डायग्राम आपको दिखाया प्लांट का लीफ का स्ट्रक्चर। प्लांट के लीफ में आपको पता है, लीफ ऊपर से अगर आप देखो स्मूथ होती है ना, क्यूट क्यूट सी होती है ना। द वर्ड इज क्यूट, याद करवाया था मैंने आपको। क्यूट मतलब क्यूटिकल लेयर। तो एक लेयर होती है जिसकी वजह से उसे क्यूटिकल लेयर कहते हैं। और क्यूट वर्ड से याद कर लो, सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, तो याद हो गई, है ना। उसके बाद आती है एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर के बाद जो मेसोडर्मिस लेयर आती है, वहां पर एक तो टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो गार्ड सेल से गार्डेड होते हैं। उसके अलावा मीजोफिल सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर हमारे पास प्लांट में क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल अकेला नहीं होता, क्लोरोफिल कहीं रखा होता है सेल के अंदर भी। कहाँ रखा होता है? क्लोरोफिल रखा होता है प्लास्टिड्स के अंदर। थोड़ा सा प्लास्टिड्स आपको याद करना पड़ेगा। कहाँ पढ़ा था प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स हमने पढ़ा था बच्चों सेल के अंदर, है ना। सेल जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे सेल का, तो हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल्स हैव प्लास्टिड्स। कितने तरह के प्लास्टिड्स से याद करिए? 3 तरह के प्लास्टिड्स से। कौन कौन से? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या थे? कलर्ड प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट क्या थे? व्हाइट कलर प्लास्टिड्स। और क्लोरोप्लास्ट क्या थे? ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। अभी हम क्रोमो और ल्यूको के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे केवल किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो कि ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं। सो क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच अट्रैक्ट सनलाइट। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को अट्रैक्ट करता है। अब आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां दिखा रखा है ना। यहां से हमने क्या करा? क्लोरोफिल को निकाला और एनलार्ज कर दिया। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसमें 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक ग्रेना, जो कि एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इनको एनलार्ज करके देखिए, ये देखिए, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये सारे, ये ग्रेना है। और ये आपस में जुड़े हुए हैं किससे? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, है ना। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है लैमेला या स्ट्रोमा लैमेला। तो ग्रेना और स्ट्रोमा, ग्रेना और स्ट्रोमा 2 पार्ट आपको क्लोरोफिल में याद रखने हैं, ठीक है। ग्रेना क्या करता है? ग्रेना के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हमारे क्लास में पढ़ेंगे, वैसे नाम बता देता हूं, क्वांटोसोम्स होते हैं, तो मैं याद नहीं करना है। ग्रेना के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्या करते हैं? जो लाइट को ट्रैप करने में मदद करती हैं। ये लाइट है ना, इसको ट्रैप कर लेती हैं। तो ग्रेना के पास वो ताकत है। देखो हमने क्या पढ़ा? लीफ। कंफ्यूज नहीं होना है, हमने क्या पढ़ा? लीफ। लीफ के अंदर सेल्स, सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो ग्रेना वाला पार्ट क्या कर रहा है? लाइट को ट्रैप कर रहा है, लाइट को ट्रैप कर रहा है, ठीक है। और स्ट्रोमा वाला पार्ट क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस में आगे मदद करता है। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन 2 पार्ट्स, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन 2 पार्ट्स, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ग्रेना कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के भी कौन से पार्ट में ग्रेना में है? ग्रेना क्या है? क्लोरोफिल ग्रेना में है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में
क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्लोरोफिल है। अब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आंसर कैसे देना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ द लीफ कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, तो हम कहेंगे मीजोफिल सेल्स। फिर वो कहेंगे इन मीजोफिल सेल्स वेयर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, इन क्लोरोप्लास्ट। फिर वो कहेंगे इन क्लोरोप्लास्ट विच पार्ट कंटेन क्लोरोफिल, तो हम कहेंगे ग्रेना, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आपकी बॉडी में ब्लड कहाँ है, तो आप कहेंगे बॉडी के अंदर है। बॉडी के अंदर कहाँ है, आप कहेंगे आर्टरीज और वेन्स में है। आर्टरीज और वेन्स में कहाँ है, आर्टरीज और वेन के अंदर होलो पार्ट में है ना। तो डीप में हम चले गए, तो सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना, और ग्रेना में प्रेजेंट है क्लोरोफिल, ग्रेना में प्रेजेंट है क्लोरोफिल। तो ग्रेना और स्ट्रोमा दो पार्ट होते हैं बच्चों किसके, क्लोरोप्लास्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपको आगे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फॉलोइंग इवेंट अकर, कौन कौन से। सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगी। कहाँ होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ग्रेना में होगी। क्यों होगी ग्रेना में सनलाइट एब्जॉर्ब, क्योंकि क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में है ना, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में है। क्लोरोफिल को कहां प्रेजेंट रखा गया, ग्रेना में। तो सनलाइट ट्रैप भी कहां होगी, ग्रेना में। सनलाइट ट्रैप भी कहां होगी, ग्रेना में। तो इन ग्रेना द सनलाइट गेट ट्रैप। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सनलाइट वाटर को स्प्लिट कर देगी, किसमें, हाइड्रोजन आयंस में। यहां मैंने हाइड्रोजन लिखा है लेकिन वो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, और ऑक्सीजन में। किसमें स्प्लिट करेगी, हाइड्रोजन आयंस में और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन आयंस में और ऑक्सीजन में। और फिर उसके बाद जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो स्ट्रोमा में चले जाएंगे, और वहां पर क्या होगा, वहां पर वो CO2 को रिड्यूस कर देंगे, किसमें, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में। वहां से वो स्ट्रोमा में चले जाएंगे। तो दोबारा समझिए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा, लीफ में हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़े, क्लोरोप्लास्ट में हमने ग्रेना पढ़ा, ग्रेना में हमने क्लोरोफिल पढ़ा। क्या करा क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको स्प्लिट करा, किसको, वाटर को स्प्लिट करा। कहां पर स्प्लिट करा, ग्रेना में ही स्प्लिट कर दिया, ऑक्सीजन निकाल दी और H2 अपने पास रख ली। फिर H2 को उसने कहा भाई आप स्ट्रोमा पे चले जाओ। H2 स्ट्रोमा पर आया, या हाइड्रोजन, आई एम सॉरी, स्ट्रोमा पर आया, तो हाइड्रोजन ने क्या करा, CO2 को रिड्यूस करा। यहाँ पर H2 वर्ड यूज नहीं करना है, मैंने भी गलती से यूज करा। यहाँ पर क्या वर्ड यूज करना है, H+ आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे, H+ आयंस। नहीं समझ में आ रहा, चलो आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे समझते हैं। हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर इन तीनों पार्ट्स को, कौन से तीनों पार्ट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एंड रिडक्शन ऑफ CO2, इन तीनों पार्ट को दो पार्ट में चेंज कर दिया। कौन से दो पार्ट, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, दो पार्ट में चेंज करा। कैसे करा, सनलाइट नेसेसरी होती है लाइट रिएक्शन के लिए। क्यों भाई, नाम ही लाइट रिएक्शन है, नहीं, क्योंकि लाइट रिएक्शन में लाइट ट्रैप हो रही है। अब लाइट ट्रैप होने के लिए लाइट होनी जरूरी है, तो लाइट रिएक्शन यानी कि लाइट फेज के अंदर सनलाइट जरूरी हो गई। तो इसके पहला क्वेश्चन तो क्या आता है कि लाइट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें सनलाइट जरूरी होती है। अब ये सनलाइट क्या होगी, ये सनलाइट यहां से ट्रैप होगी। कौन ट्रैप करेगा, क्लोरोफिल ट्रैप करेगा। क्लोरोफिल में भी कौन ट्रैप करेगा, ग्रेना ट्रैप करेगा। तो ग्रेना में सनलाइट ट्रैप हो गई, क्लोरोफिल के अंदर, ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल, आई एम सॉरी, ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल है ना, बहुत सारे नाम हो गए ना। तो ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल है, तो ग्रेना ने क्या करा, सनलाइट को ट्रैप करा। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, ग्रेना में हो रही है। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, ग्रेना में हो रही है। फिर एब्जॉर्प्शन हो गई सनलाइट की, उसने क्या करा, वाटर को तोड़ दिया। वाटर को कैसे तोड़ा, वाटर को तोड़ा, 2H2O गिव्स 4H+ O2। रिएक्शन याद मत करना अगर नहीं करना चाहते हो, लेकिन कर लोगे तो अच्छी बात है, एग्जाम में आ जाती है तो आप बता भी सकते हो। वैसे आती नहीं है ज्यादा 9th-10th में, लेकिन अगर आ जाए तो आप बता सकते हो। फिर ये O2 क्या हो गई, ये O2 तो बाहर निकल गई, जो हमने सांस ले ली है ना। हम कहते हैं ना कि प्लांट्स ने O2 दिया, तो O2 कौन से फेज में निकली, लाइट रिएक्शन वाले फेज में निकली। और ये जो H+ निकले, अब ये H+ कहाँ जाएंगे, ये H+ जाएंगे कहां पर, स्ट्रोमा में। कहां जाएंगे, स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में जाकर क्या होगा, डार्क रिएक्शन। अच्छा, डार्क रिएक्शन के लिए अंधेरा जरूरी है, नहीं। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी है, लेकिन डार्क रिएक्शन लाइट में भी हो सकती है और अंधेरे में भी हो सकती है। तो डार्क रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता कब हो रही है, रिएक्शन हो जाएगी। और वहां वो कहां होगी, वो स्ट्रोमा में होगी। तो यहां से जो H+ निकले, ये H+ कहां चले गए, स्ट्रोमा में चले गए। और स्ट्रोमा में जाकर उन्होंने क्या करा, CO2 को रिड्यूस करा। और जब CO2 रिड्यूस हो गई तो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। जब CO2 रिड्यूस हो गई तो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। तो अब समझ में आया है ना। अभी सर ये वाले डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। यहाँ पर क्या था, क्लोरोप्लास्ट तो था, ग्रेना भी था, स्ट्रोमा भी था। फिर आपने ये तो बता दिया ऐसे से हो रहा है, लेकिन ठीक से समझ में नहीं आया कैसे हो रहा है। जब आपने ये स्टेप देखा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि लाइट रिएक्शन ऐसे हुई, H2O ने क्या करा, O2 बना दिया,
H2O ने क्या करा, O2 बना दिया और H प्लस निकल गया। वो H प्लस निकल के कहाँ आया, वो H प्लस निकल के स्ट्रोमा में आया, जो कि डार्क रिएक्शन कर रहा है। तो O2 इज रिलीज इन light reaction, glucose is formed in dark reaction, light reaction take place at grana. Why at grana? Because grana contain green pigment called chlorophyll. At stroma dark reaction take place. Light reaction के लिए light जरूरी है, dark reaction light में हो सकती है और डार्क में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो बच्चों ये था पूरा प्रोसेस किसका, ये था पूरा प्रोसेस प्लांट के न्यूट्रिशन का। प्लांट कैसे कैसे अपना फूड अटेन करते हैं, गेन करते हैं सनलाइट की मदद से, वो कैसे इस धरती को जीवन देते हैं। फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन टेक प्लेस ऑन अर्थ। उसके बिना अर्थ पर जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। अब ये जो फूड प्लांट ने बनाया, वो प्लांट बेचारे ये फूड अकेले नहीं खाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, है ना, प्रोड्यूसर्स हैं। तो वो अपना फूड किसको देते हैं, जानवरों को भी देते हैं। यानी कि हम भी जानवर हैं, हाँ हम एनिमल है, सोशल एनिमल है, एनिमल ह्यूमन बींग्स आर आल्सो एनिमल। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अगला टॉपिक, दैट इज एनिमल न्यूट्रिशन। बट ये हम पढ़ेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर। तो आई होप आपको ये लेक्चर एंजॉय करा होगा, आपने समझ में आया होगा, वैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हमने आपको इसका असाइनमेंट प्रोवाइड कराया है, तो आप उसमें से उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और क्वेरी तो आपकी हम सॉल्व कर ही रहे हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।